जब कोई क्राइम करता है तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से करता है, और उस क्राइम में जो विक्टिम है ज्यादातर तो वो बच ही नहीं पाता, मर जाता है। लेकिन जो यहाँ मर्डर होता है उसे पुलिस वाले कैसे ना कैसे करके पकड़ लेते हैं। और जो आज का केस है इसमें विक्टिम है, मर्डर है, और मर्डर करने वाला उसने कबूल भी कर लिया कि मैंने ही ये क्राइम किया है। लेकिन तब क्या होगा जब पुलिस वालों के सामने सारी डिटेल्स हैं, डेड बॉडी मिल चुकी है और मर्डरर ने ये मान भी लिया कि ये मर्डर उसी का किया हुआ है, जो भी क्राइम सीन रचा था ये सारा कुछ उसी का किया धरा है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ इस केस के अंदर कि पुलिस वाले किसी इस केस के एंड तक ही नहीं आ पा रहे थे कि उसे सजा दिलवानी है, कैसे दिलवानी है, कोर्ट में क्या क्या सबूत पेश करने हैं। जो सबूत थे वो भी पेश कर दिए गए, फिर भी जज ने इस पर फैसला क्यों नहीं सुनाया? इसका कारण क्या था? ऐसी क्या चीज थी जो पुलिस वाले ढूंढना चाह रहे थे लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे थे? जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिस स्टोरी के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ये स्टोरी, ये क्राइम सीन मोहाली पंजाब में रचा गया था। 19 मार्च 2017 की सुबह एक ऑटो वाला गुरुद्वारे के सामने खड़ी पीसीआर वैन के पास पहुंचा। वो बिल्कुल बदहवास था। वो ऑटो से लगभग कूदता हुआ वो पीसीआर वैन के पास पहुंचा और वैन में बैठे हुए पुलिस वालों से बोलने लगा कि सर, उधर घर के अंदर दो औरतें एक BMW कार में बड़े साइज का सूटकेस रख रही थी। सूटकेस बहुत भारी था तो इसीलिए उन्होंने मेरा ऑटो रुकवाया और मुझसे मदद मांगने लगे। तो वैन में बैठे हुए एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा तो फिर क्या हुआ? तो फिर ऑटो वाले ने कहा कि मैंने उस सूटकेस को उठाया और उनके साथ गाड़ी में रखवाने लगा तो मैंने देखा कि उसमें से तो खून रिस रहा था। जब मैंने उनसे इस खून के बारे में पूछा तब एक औरत ने अपना खून से सना हुआ हाथ दिखाते हुए वो बोली कि सूटकेस नीचे उतारते टाइम पर मेरे हाथ पर चोट लग गई थी, ये उसी का ही खून है। पुलिस वालों ने कहा कि मुझे ढंग से बताओ कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या है। उसने कहा मुझे लग रहा है कि वहाँ वो औरतें किसी का मर्डर करके उस डेड बॉडी को सूटकेस में डालकर कहीं फेंकने के लिए जा रही हैं। आप लोग जल्दी वहाँ पर जाएं वरना वो डेड बॉडी को लेकर निकल जाएंगी। जैसे ही ऑटो वाले ने इस डेड बॉडी की बात बताई तो पीसीआर में बैठे हुए पुलिस वालों ने ऑटो वाले को अपनी पीसीआर में बिठाया और वो सीधा उस मोहाली के फेज 3B1 की कोठी नंबर 116 के सामने पहुंच चुके थे। उस कोठी के सामने सिल्वर कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी। उस टाइम पर उस कार के अलावा उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, कोई औरत भी वहां नजर नहीं आ रही थी। ऑटो वाले के कहने पर जो पीसीआर वाले वहां पहुंचे थे वो उन लोगों ने जब वहां सिल्वर कलर की BMW कार खड़ी थी तो उसकी जब पीछे की डिक्की खोली गई उसके अंदर एक सूटकेस पड़ा हुआ था जिससे खून रिस कर बाहर आ रहा था। पीसीआर वैन के उन पुलिस ऑफिसर ने इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन में दे दी। थोड़ी ही देर बाद पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह वहां पर अपनी टीम के साथ आ पहुंचा। पुलिस वालों की वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। उस भीड़ में से एक आदमी सामने आया और उसने अपना नाम दर्शन सिंह ढिल्लो बताया और उसने कहा सर, अभी अभी मुझे किसी ने बताया है कि मेरे बड़े भाई एकम सिंह किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं। प्लीज आप मुझे बताइए मेरे भाई को क्या हुआ है। बलजिंदर सिंह पन्नू अभी कुछ देर पहले ही वहां पर आए थे। वहां की स्थिति देखकर उन्होंने कोई कार्रवाई करने से पहले पुलिस वालों ने अपने ऑफिसर्स को बताना सही समझा। अपने ऑफिसर्स को बताने के बाद वो सारे अपने बड़े ऑफिसर्स का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वो दर्शन को कुछ नहीं बता सके। थोड़ी देर में DSP और भी कई पुलिस वाले वहां पहुंच चुके थे और ऐसे ही करते करते क्राइम ब्रांच की एक टीम भी वहां आ चुकी थी, डॉग स्क्वाड आ चुकी थी और साथ में इन्वेस्टिगेटर्स भी आ चुके थे। पुलिस वालों की उपस्थिति में मौके का पूरा नक्शा बनाकर जो BMW कार थी उससे सूटकेस बाहर निकाला गया तो उसमें एक लंबे तगड़े आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसे इस तरह तोड़ मरोड़ कर उस सूटकेस में ठूसा गया था कि उसके घुटने उसकी ठुड्डी को छू रहे थे। उसने उसे देखते ही दर्शन सिंह ढिल्लो ने कहा कि ये डेड बॉडी उसके बड़े भाई एकम सिंह ढिल्लो की है। उसने बताया कि उसके भाई का कद 6.25 फुट से ज्यादा लंबा और उनका वजन करीब 90 से 95 किलो के आसपास का था। चौंका देने वाली बात यहाँ पर यह थी, जिस सूटकेस में इस आदमी को ठूसा गया था इसका साइज सिर्फ 2 बाय 2 फुट का था। पुलिस वाले इस डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जो ये विक्टिम था इसके पिता पाल सिंह भी वहां पर पहुंच चुके थे। शायद उन्हें दर्शन ने फोन करके वहां बुला लिया था। डेड बॉडी की पंचनामा तैयार किया, उसे कब्जे में ले लेने के बाद वहां पर मौजूद कुछ
लोगों के बयान ले लिए गए और दर्शन सिंह ढिल्लों और उसके पिता जसपाल सिंह से भी काफी ज्यादा पूछताछ की गई। ये दोनों बाप बेटे मोहाली के B6 में रहा करते थे। दोनों से हुई बातचीत में जो भी इस विक्टिम के बारे में बातचीत हुई थी तो ये पता चला सरदार जसपाल सिंह अपना कारोबार तो संभाल ही रहे थे, साथ साथ पंजाब के जाने माने मानव अधिकार कार्यकर्ता भी थे। समाज में उनका अच्छा खासा रुतबा था। जसपाल सिंह ने 3 शादियां की थी। इन दिनों वो अपनी तीसरी पत्नी और उनका बेटा दर्शन सिंह उसके साथ रह रहे थे। दर्शन सिंह ढिल्लों की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, लेकिन जल्द ही उसका अपनी पत्नी के साथ तलाक हो चुका था। बड़े बेटे एकम सिंह ने सन 2005 में सीरत कौर से लव मैरिज की थी और इसके शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। शादी के बाद भी 40 साल का एकम सिंह अपनी पत्नी को लेकर अपने परिवार से अलग हो चुका था। कुछ टाइम तक उसने असम में नौकरी की। उसके बाद वो वहाँ से लौटकर चंडीगढ़ के एक बड़े होटल में काम करने लगा था। कुछ दिनों बाद उसने ये जॉब भी छोड़ दी। इस टाइम पर वो स्टोन क्रेशर और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। मोहाली में उसका बहुत अच्छा खासा काम चल रहा था। इस टाइम पर इसका बेटा 11 साल का था और बेटी 6 साल की हो चुकी थी। दोनों चंडीगढ़ के बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे थे। एकम की अपने छोटे भाई और पिता से बोलचाल बिल्कुल बंद थी, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं से एकम के बारे में जानकारी पता चलती रहती थी। बेटा बातचीत अपने माँ बाप से नहीं करना चाहता तो वो क्या कर सकते थे। फिर भी जसपाल सिंह को ये जानकर हमेशा खुशी हुआ करती थी कि एकम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा है। उनका सोचना ये था कि एकम अपने परिवार वालों के साथ खुश है। और बहुत टाइम बाद 8 मार्च को एकम सिंह अचानक अपने पिता के पास जा पहुंचा। उस टाइम पर वो बहुत दुखी और बहुत परेशान था। रोते हुए उसने अपने पापा को बताया कि वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। उसकी पत्नी और सास उसे लगातार परेशान कर रही हैं। उसने साथ में अपने पिता को यह भी बताया कि कल उसके साथ एक बड़ा धोखा भी हो सकता है। इसके अलावा उसने कई और चौंका देने वाली बातें बताई। जसपाल सिंह ने उसे आश्वासन दिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया कि वो जल्द ही उसके घर आकर इस बात पर उसकी पत्नी और उसकी सास से बातचीत करके उसकी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। उसके बाद उसके पिता ने एकम को खाना खाकर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है और मैं जा रहा हूँ। तो एकम सिंह वहाँ से वापस आ गया। अगले दिन सुबह ही दर्शन सिंह को उसके किसी दोस्त ने कॉल करके एकम के साथ कोई हादसा हो जाने की बात बताई। फोन पर बात करते ही उसके पिता तुरंत एकम सिंह के घर के पास जाने लगे। एकम पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में किराए के मकान रहा करता था, जहां पर वो 80,000 रुपए महीने का सिर्फ किराया ही दिया करता था। करीब 20 दिन पहले ही वो मोहाली में एक कनाल की इस कोठी में इसने किराए पर ली थी और अपने बीवी बच्चों के साथ ही रहने आया था। भाई के घर आ जाने के बाद उसके भाई एकम सिंह के मर्डर हो जाने के बारे में पता चला, तो उसने उसके बाद अपने पिता को फोन किया और अपने पिता को भी ये सारी बात बता दी। पुलिस वालों ने इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए मोहाली के सिविल हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। इसके बाद डॉग स्क्वाड और वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी उसका काम निपटाया गया। पुलिस वालों ने दर्शन सिंह के कहने पर धारा 302, 201 और 34 के तहत पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज करवाया और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। जो कि यहाँ एकम ढिल्लों था, उसके सर में गोली लगकर उसका सर पर घाव साफ दिखाई दे रहा था। इसीलिए पहली ही नजर में ये केस गोली मारकर मर्डर करने का लग रहा था। इसीलिए इस केस में आर्म्स एक्ट की धारा 25.54 और 59 का भी ये धारा लगाई गई थी। दरअसल जो दर्शन सिंह ने एक रिपोर्ट फाइल करवाई थी उसमें सीरत कौर ढिल्लों, विनय सिंह बरार और जसविंदर कौर का नाम शामिल किया गया था। और ये जो बरार था ये एकम सिंह का साला था और जो जसविंदर कौर थी वो एकम की सास थी और जो सीरत कौर थी वो एकम सिंह की पत्नी थी। और साथ ही साथ इसमें यह भी अनुमान लगाया जा रहा था जब क्राइम सीन रचा जा रहा था तो उस टाइम पर कुछ और लोग भी मौजूद रहे होंगे। इसकी वजह यह थी जो एकम ढिल्लों था वो बड़े से कद काठी का था, बॉडी उसकी बहुत हैवी थी, तो उसके साथ मारपीट करने उसे गोली मार दी गई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में ठूसने का काम ये सिर्फ 2 औरतें या फिर एक आदमी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से उन 2 औरतों में से एक औरत बिल्कुल दुबली पतली और बूढ़ी थी। मौके पर ही दर्शन सिंह ढिल्लों एक बात चीख चीख कर बोल रहे थे कि सीरत कौर पंजाब के एक बड़े कांग्रेसी नेता की सगी भांजी है, इसीलिए पुलिस वाले इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे। ये जो तीनों लोग थे
बेटी, उसकी माँ और एकम सिंह जो मरा था उसका साला, ये तीनों अब फरार हो चुके थे और पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर दी थी। इन्हें अब ढूंढा जाना था। पुलिस वालों को इस केस में अभी कोई सफलता मिलती इससे पहले ही उस दिन शाम को एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में आया और वो आदमी सीरत को वहीं के ही पुलिस स्टेशन में छोड़कर चला गया। सीरत ने पुलिस वालों के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस वालों ने उसे हिरासत में लिया और उससे औपचारिक तरीके से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में यह पता चला कि सीरत की दोस्ती अपने भाई विनय प्रताप सिंह बराड़ के एक दोस्त के साथ थी। इसी दोस्ती की वजह से उसने भाई और अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस बात की जानकारी उसकी माँ जसविंदर कौर को भी थी और इन दोनों ने एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई थी। उसमें से एक गोली तो एकम के खोपड़ी में लगी थी और दूसरी गोली पिस्टल में ही फंस कर रह गई थी। एकम को खत्म करने की प्लानिंग करके सभी के सभी शनिवार की रात को घर आ चुके थे। देर रात जब एकम घर आया तो पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसके बाद उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले जाया गया और उसे गोली मार दी गई। जब वो मर गया तो वहां पर पड़े खून के धब्बों को साफ किया गया और एकम की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे सूटकेस में ठूस दिया गया। सुबह सुबह सीरत अकेली सूटकेस को खींचते हुए नीचे लेकर आई। सूटकेस उठाते समय सीढ़ियों में जहां जहां से उस सूटकेस को घिसाया जा रहा था वहां पर खून टपक रहा था। सीरत ने बारी बारी से उस खून को भी साफ करने की कोशिश की। थोड़े बहुत धब्बे रह गए लेकिन फिर भी उससे जितना हुआ उसने उस खून को भी साफ कर दिया। इससे पहले वो नीचे जाकर गाड़ी का गेट खोलकर इस बात का अंदाजा लगाकर आ चुकी थी कि सूटकेस को कहां रखना चाहिए। इसी चक्कर में गाड़ी की चाबी डिग्गी में ही गिर चुकी थी और इसी बात से बेखबर सीरत ने डिग्गी को बंद कर दिया था। कार के दरवाजे अभी खुले ही थे। सूटकेस को जब वो नीचे लेकर आई और उस सूटकेस को वो गाड़ी की डिग्गी में नहीं रख पाई तो वहां पर एक ऑटो चालक आया। उसने अपनी सवारी को उतारा और जब वो जाने लगा तब उन्होंने उसे रुकवाकर उससे मदद मांगी। ऑटो वाले को थोड़ा सा शक तो हुआ लेकिन वो सूटकेस गाड़ी की डिक्की में रखवाकर वहां से चला गया। लेकिन सीरत को उसकी बातों से लगा कि उसे उस पर शक हो चुका है। थोड़ी ही देर में सीरत कौर को पुलिस वैन आती हुई दिखाई देने लगी। तब वो वहां से फरार हो गई। उसके बताए अनुसार उसके साथ कोई और औरत मौजूद नहीं थी। ऑटो वाले ने पता नहीं क्यों झूठ बोला यहाँ पर कि सीरत के साथ एक और औरत भी थी और ऐसे थोड़ी सी ही देर में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा हो चुका था। सीरत ने यहाँ सरेंडर कर दिया और लोगों को भी अब आसानी से पकड़ा जा सकता था। लेकिन रात में ही पुलिस वालों की जो आशा थी वो एकदम निराशा में, यानी कि वो निराश हो चुके थे। सीरत की गिरफ्तारी की सूचना पाकर रात को जब पुलिस वालों के बड़े ऑफिसर्स उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे तब वो बिल्कुल पिछले जो भी उसने बयान दिए थे उससे वो मुकर चुकी थी। अब वो ये कहने लगी कि पति के अत्याचारों से तंग आकर उसने अकेले ही उसका मर्डर कर दिया है। एकम उसके चरित्र पर शक करते हुए उसके साथ मारपीट किया करता था। पिछली रात को भी वो शराब पीकर आया और उससे मारपीट करते हुए उसने उस पर अपना रिवॉल्वर तान दिया। मौका पाकर सीरत ने रिवॉल्वर छीना और उसने उस पर गोली चला दी। ये एक सेल्फ डिफेंस था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और रिवॉल्वर के बारे में उसने ये बताया कि वो रिवॉल्वर घर की अलमारी में पड़ी हुई है, लेकिन इस कांड में इसके साथ कोई और मौजूद नहीं था। उसने अकेले ही अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यानी कि सेल्फ डिफेंस में ये मर्डर किया है और वो अपना अपराध स्वीकार भी कर रही है। हद तो यहाँ पर तब हो गई जब सीरत का कस्टडी रिमांड को हासिल करने के लिए उसे जब कोर्ट में पेश किया गया। जज ने सीरत को 2 दिनों की कस्टडी रिमांड में रखने का आश्वासन देते हुए पुलिस वालों से ये कहा कि ये केस हाई प्रोफाइल है, इस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उसे दिन मोहाली में फेज 3 में स्थित सिविल हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर मनहर सिंह, मोहन सिंह और कुलदीप सिंह ने एकम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया। अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने ये लिखा कि गोली एकम के सर में कान के पास से होकर दिमाग को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गई। बट यहाँ पर एकम की जो रिपोर्ट थी, एकम की बॉडी के ऊपर किसी भी चोट का कोई निशान नहीं था और एकम के भाई और एकम के पिता को पहले से ही मोहाली पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था। उनका ये आरोप था कि एसपी आरोपियों को बचा रहे हैं। इस बात की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी शिकायत करने के लिए वो 20 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले। वो मुख्यमंत्री के आदेश पर एसपी पनवेल को इस केस से अलग कर दिया गया और मोहाली के एसएसपी कुलदीप सिंह
चाहल को यह केस सौंप दिया गया और वहां एक नई टीम इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई थी। साथ में ये आदेश भी दिए गए कि इस केस की छानबीन के संबंध में एसएसपी अपने रिपोर्ट को तैयार करके हर रोज मुख्यमंत्री को भेजा करेंगे। ऐसा ही हर रोज किया भी जाने लगा। लेकिन पूछताछ में अब ये समस्या आ रही थी कि जब सीरत से पूछताछ की जाने लगी तब वो कभी अपने कपड़े फाड़ने लगती तो कभी चीख चीख कर पुलिस स्टेशन को ही सर पर उठा लिया करती थी। वो अपने बच्चों से मिलवाने की लगातार जिद भी कर रही थी। उसकी हरकतों से परेशान होकर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर अपने बड़े ऑफिसर्स को फोन करने लगते थे। सीरत के इसी नाटक में 2 दिन का कस्टडी रिमांड अब खत्म हो चुका था। अब उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए फाइल तैयार होने लगी। उस पर भी बड़े ऑफिसर्स के साइन चाहिए होते हैं, कोर्ट के साइन चाहिए होते हैं, जज की भी अनुमति चाहिए होती है। तो ये सारी तैयारियां होने लगी और इसकी रिमांड कोर्ट में फाइल भेजकर 6 दिनों की करवा ली गई थी। लेकिन सीरत ने लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज पुलिस वालों के हाथ लग गई, जिसमें सीरत अकेली सीढ़ियों से सूटकेस को खींचते हुए घसीटते हुए नीचे लेकर आ रही थी और बार बार खून के धब्बों को साफ कर रही थी। इससे ये लगा कहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसके साथ कोई और भी होगा। यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ क्राइम सीन इसने अकेले किया है और यहाँ पर अब जानबूझकर और लोगों को फंसाने की प्लानिंग चल रही हो, जबकि उसके भाई से सीरत की लंबे टाइम से बोलचाल नहीं थी। 6 दिनों का कस्टडी रिमांड भी ऐसे ही निकल गया, लेकिन पुलिस वाले सीरत से जरूरी पूछताछ कर ही नहीं पाए। 27 मार्च को उसे कोर्ट में पेश किया गया और जज से इसकी रिमांड का टाइम और बढ़ाने के लिए कहा गया। तो जज ने मना करते हुए सीरत को हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। अब पुलिस वाले बिना अदालत की अनुमति के उससे एक भी सवाल नहीं पूछ सकते थे, जबकि एकम परिवार के सदस्य न्याय के लिए बार बार पुलिस वालों के बड़े ऑफिसर से गुहार लगाए जा रहे थे। 3 अप्रैल 2017 को सीरत का भाई विनय प्रताप सिंह बराड़ उर्फ विन्नी ने एसएसपी के सामने सरेंडर कर दिया था। उससे अब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिसमें वो बेकसूर पाया गया। उसे रिहा करने के अलावा पुलिस वालों के पास कोई और चारा ही नहीं था। इसी तरह 10 अप्रैल को सीरत की मां जसविंदर कौर ने भी अपने वकील के साथ एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल के सामने सरेंडर कर दिया। उससे भी पुलिस वालों ने पूछताछ की, लेकिन वो भी बेकसूर पाई गई तो उसे भी छोड़ दिया गया। ये एक बहुत ही उलझा हुआ हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। सीरत के पिता का तब ही देहांत हो चुका था जब वो बहुत छोटी थी। उसका पालन पोषण उसके मामा अजीत सिंह ने किया था, जो बाद में पंजाब के सरदूरगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक चुने गए थे। सीरत की मर्जी के अनुसार एकम से शादी करवाने में भी इसके इस मामा ने पूरा सहयोग दिया था। सीरत की अपने भाई से बिल्कुल नहीं बना करती थी। वो उसकी शादी में भी शामिल नहीं हुआ था। ये कहते हैं कि सीरत आधुनिक विचारों की थी, खुले हाथों से पैसा लुटा देने वाली औरत थी। सन 2011 में जिस टाइम पर एकम पंजाब एग्रो विभाग में मैनेजर के पद पर जॉब कर रहा था, वहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। इस बारे में एक केस भी फाइल कर दिया गया था, जिसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा एकम और सीरत भी आरोपी थे। ये केस अभी भी मोहाली के एक कोर्ट में चल रहा है। एकम हत्याकांड में तभी कुछ सामने आ पाएगा जब कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस वाले ढंग से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस वाले भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। केस को लेकर उनके पास शायद कुछ ऐसे सबूत हैं जिसे वो भी खोलना ही नहीं चाहते। यह पता नहीं सीरत के मामा की वजह से हो रहा है या फिर कोई और चक्कर है। टाइम आने पर ही शायद इस केस को ये लोग इन सबूतों को सामने लाकर इस केस को मजबूत कर पाएंगे। अभी तक इस मर्डर का ना तो कोई मोटिव सामने आया और ना ही ये मर्डर वेपन ओरिजिनल लग रहा है और ना ही इस कांड का कोई चश्मदीद गवाह मौजूद है। फिलहाल जो ऑटो वाला था, जो उसका रोल था, जिसने पुलिस वालों को शुरू में आकर कहा था कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये हुआ है, मैंने उठाकर सूटकेस गाड़ी में रखवाया था, हाथ पर खून लग गया। उन्होंने कहा कि ये खून उनके हाथ पर एक चोट लग गई है तो उससे निकल कर आया है। तो असल में जो ये रोल था ऑटो वाले का, इसे भी एकदम पर्दे के पीछे कर दिया गया। एकम के उस रात शराब ना पीने की पुष्टि भी हो चुकी है। कहा जाता है कि वो 1 महीने पहले ही शराब को पीना छोड़ चुका था। उसका जो लाइसेंस रिवॉल्वर था वो भी बहुत टाइम से पुलिस स्टेशन में जमा था। ये तब से रिवॉल्वर जमा करवाया गया था जब पंजाब में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। ऐसे में ये जो रिवॉल्वर थी ये किसकी थी, जिससे गोली चलने की बात मानकर मौके से इस रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया गया था। तो अभी भी इस
केस की स्थिति आखिर में ये है, जब एंड में सीरत को कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी अरेस्टिंग को बढ़ाते हुए, उसकी सजा को बढ़ाते हुए अभी जज ने ये आदेश दे दिया कि आगे जब भी इसकी कोर्ट में पेशी होगी तो इसे आना नहीं पड़ेगा, इसकी पेशी डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुआ करेगी। मतलब कि सीरत को निजी रूप से अब कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है, वो वीडियो कॉल पर ही कोर्ट में जो भी होगा, बात होगी, सुनवाई होगी, वो सब वीडियो कॉल पर होगा। तो ये है पूरा केस। पता नहीं इसमें ये जो विक्टिम मरा है ये किस कारण मरा है, और ये जो इस स्टोरी में ये विक्टिम मारा गया है ये किस कारण मारा गया है, और यहाँ पर जो सबूत है वो पुलिस वाले अभी तक सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे। और तीसरी बात, जज भी इतना क्यों इसका साथ दे रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इसकी पेशी करवाना, इससे सवाल जवाब ना करना, इसकी रिमांड का टाइम और ना बढ़ाना। वैसे तो रिमांड का टाइम लगभग और केसों में बढ़ा दिया जाता है, इसके साथ ही ऐसा क्यों? क्या सच में इसका मामा जो विधायक है वो इसे सपोर्ट कर रहा है? क्या सच है क्या नहीं, अभी तक तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये है पूरा केस एकम ढिल्लो और सीरत ढिल्लो का। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, ये केस कैसा लगा? क्या आप लोगों ने पहले कभी इस केस के बारे में सुना है या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मर्डर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा वो प्लान भी बना ले, बेशक ही वो सारी चीजें अच्छे से सोच कर रखे हुए हो, और तो और वो अपने प्लान तक को भी अंजाम दे ले, लेकिन अगर पुलिस वाले अपने पर आ गए तो वो मर्डर तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाते। क्या होगा जब घर वाले न्याय के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ जाएं? जिस तरह की बारीकियों से और इस केस पर पुलिस वालों ने ध्यान दिया, जिस तरीके से पुलिस वालों ने इस केस में सबूत इकट्ठा किए थे, आज भी इस केस के बारे में जो भी पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके बारे में तारीफ की जाती है। आखिरकार ऐसा क्या हो चुका था इस पूरे कांड में? ये केस आज भी बहुत चर्चाओं में है। जानेंगे आज किस पूरी स्टोरी के बारे में। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं ये है प्रियंका गुप्ता केस। इस स्टोरी की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर से। ये साउथ बेंगलोर के साइड में एक छोटी सी लोकेलिटी है, होली मरवू। यहीं पर एक किराए के घर पर एक कपल रहा करता था। इनका नाम था सतीश गुप्ता और प्रियंका गुप्ता। बात 2007 से 2010 के बीच की है। उन दिनों सतीश गुप्ता एक अच्छी खासी कंपनी इन्फोसिस में एचआर मैनेजर की पोस्ट पर थे, और वहीं प्रियंका गुप्ता बेंगलोर में दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक टीचर थी। ये मैथमेटिक्स पढ़ाया करती थी। सतीश था 32 साल का और प्रियंका 29 साल की थी। 2010 के हिसाब से इनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, यानी कि शादी इनकी 2007 में हो चुकी थी। फिलहाल इनके पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन ये अपने किराए के घर में बहुत खुश थे। कुछ महीनों पहले इन्होंने जमीन भी खरीदी थी जहां पर ये खुद का घर बनवाने वाले थे। जिंदगी इनकी बहुत अच्छी चल रही थी, दोनों जॉब कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब तारीख आई 10 अगस्त 2010 की, ट्यूसडे का ये दिन था। सतीश हर रोज की तरह सुबह 5 बजे उठता है, जूते वगैरह पहनकर रेडी हो जाता है और 5:30 से 5:45 बजे के आसपास वो घर से निकल जाता है जॉगिंग करने के लिए। ये इसका हर रोज का रूटीन था। प्रियंका साथ नहीं जा पाती थी क्योंकि उसका सुबह 7:30 बजे स्कूल होता था, लेकिन वो घर पर ही योगा किया करती थी। 10 अगस्त को सतीश जब जॉगिंग करने के लिए घर से निकला और प्रियंका घर में ही योगा करने लगी थी। ये बिल्कुल नॉर्मल डे था। 6:40 के आसपास सतीश जॉगिंग करके घर आया। ये थोड़ा टेंशन में था क्योंकि इसकी पत्नी ने कॉल करके सतीश को ये कहा था कि 2 रद्दी वाले घर के बाहर खड़े हैं और वो रद्दी मांग रहे हैं। सतीश को ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा कि सुबह सुबह कौन से रद्दी वाले आते हैं, अभी तो सुबह के 7 भी नहीं बजे, दुकानें नहीं खुली होंगी। सतीश ने अपनी पत्नी को कॉल पर यह जवाब दिया कि तुम बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ। 6:40 पर सतीश घर पर पहुंचा। इसने डोरबेल बजाई, दरवाजा नहीं खुला। फिर ये जोर से दरवाजे को खटखटाने लगा, लेकिन अभी भी दरवाजा नहीं खुला। अब इसने अपनी पत्नी को कॉल लगाया, बट यहाँ पर पत्नी ने कॉल का भी जवाब नहीं दिया। इन सभी चीजों से इस सतीश गुप्ता की घबराहट और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब ये खुद से ही दरवाजे को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। इसे लगा कि दरवाजा अंदर से लॉक है, मतलब प्रियंका अंदर ही होगी। फिर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? वैसे तो इस डोर का जो लॉक है वो दोनों साइड से खुलता था, अंदर से भी और बाहर से भी। सतीश को ये याद आया कि इस दरवाजे की दूसरी चाबी उसने अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रखी हुई है। तो ये पति पत्नी जब काम पर जाया करते थे तो इनका ज्यादातर टाइम बाहर ही बीता करता था। तो ये दोनों अपने पास एक एक चाबी रखा करते थे ताकि जब भी हमें कभी भी घर के अंदर आना जाना हो तो ये बड़े आराम से आ जा सकते हैं। सतीश का इन्फोसिस का ऑफिस घर से
ज्यादा दूर नहीं था, वो सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर था। सतीश फौरन उसी जॉगिंग के कपड़ों में ऑफिस निकला, वहां से घर की दूसरी चाबी उठाई और वापस घर पर आया और वो दरवाजे को खोलकर जब अंदर एंटर हुआ तब इसने अपने सामने देखा कि सोफे पर प्रियंका गुप्ता बैठी हुई है। इसके दोनों हाथ सोफे के हैंड रेस्ट पर बंधे हुए हैं और उसके गले पर एक कट का निशान है और ये पूरे रक्त में भीगी हुई बैठी है। ये सब कुछ देखकर सतीश की हालत खराब हो चुकी थी। उसने तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया। होलीमऊ पुलिस स्टेशन से एक इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ इस क्राइम सीन वाली जगह पर पहुंच चुके थे। इनकी भी वो नजारा देखकर हालत टाइट हो चुकी थी। इस घर में सिर्फ सतीश और प्रियंका ही रहा करते थे। इनके अलावा इनके घर में और कोई नहीं रहता था, ना ही कोई नौकर चाकर था। सतीश बहुत ज्यादा दुखी था, वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पुलिस वालों ने उसे संभाला, उसके घर पर कॉल लगवाया। सतीश के माता पिता सुदामा नगर में रहा करते थे, जो वहां से करीब 10-11 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ मिनटों के बाद वो लोग भी वहां पहुंच चुके थे। सतीश के पिता 7:45 के आसपास प्रियंका के पेरेंट्स को कॉल लगाते हैं। वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहा करते थे। उन्हें ये सारा क्राइम सीन बताया गया और प्रियंका के घर पर भी अब मातम सा छा चुका था। अभी पिछले ही दिनों प्रियंका अपने घर पर बात कर रही थी, ये अचानक सब कुछ कैसे हो चुका था। ये लखनऊ से तुरंत बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस वाले डेड बॉडी की सारी एग्जामिनेशन कर लेने के बाद फोटोज वगैरह ले ली गई, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। अब अननोन लोगों के ऊपर यहाँ एक मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया और सारे पुलिस वाले अब अपने काम में जुट चुके थे। एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी, जो कि इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहा करते थे। एक का मर्डर हो गया और दूसरा फूट फूट कर रो रहा है। पुलिस वाले सतीश से बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये उस हालत में था ही नहीं कि वो कुछ भी बता पाए। फिर भी वो जैसे तैसे सुबह की सारी डिटेल बताता है कि ये जॉगिंग करने के लिए घर से निकला था। फिर इसकी पत्नी का कॉल आया, प्रियंका ने 2 रद्दी वालों के बारे में बताया था। घर में ऐसी कोई रद्दी नहीं थी तो पत्नी ने उसे मना कर दिया, मगर वो ये कहने लगी कि सुबह सुबह का टाइम है, कुछ हो तो दे दीजिए, हमारी बुनी हो जाएगी। इसके बाद वाइफ ने हस्बैंड को कॉल किया। सतीश को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ। वो घर पर आया और देखा कि घर का दरवाजा तो लॉक्ड है। घर की चाबी ऑफिस में भी रखी हुई थी, तो वहां से वो चाबी लेकर आया और रद्दी वाली बात पुलिस वालों को पता चलते ही इन्होंने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सतीश भी इनके साथ ही था। इसे याद आया कि इसकी अलमारी में 2,10,000 रुपए कैश रखे हुए थे। इसका मन था कि वो अपनी पत्नी को एक कार गिफ्ट करेगा, जिससे वो हर रोज पत्नी को स्कूल में ड्रॉप कर सके। जब सतीश अलमारी चेक करता है तो उसमें से पैसे भी गायब थे। साथ ही साथ अलमारी में ही रखे हुए इनकी शादी के गहने वो भी गायब थे। यानी कि ये अब लूटपाट का मामला बन चुका था। घर से करीब 2,10,000 रुपए कैश और 1,75,000 के आसपास की ज्वेलरी गायब थी। शाम तक प्रियंका के घर वाले भी लखनऊ से बेंगलोर आ चुके थे। इससे अगले दिन यानी कि 11 अगस्त को प्रियंका की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को उनके घर वालों को सौंप दिया गया। सतीश का लगातार रोना पीटना बहुत जोर से चल रहा था। उसने अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी। उस टाइम पर भी ये अपनी बीवी के बाहर को अपने कंधों पर रखकर सर पटक पटक कर रो रहा था और पुलिस वाले उन सभी से पूछताछ कर रहे थे जो भी वहां पर मौजूद थे। रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे, उनसे भी बातचीत की गई। सतीश के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। वैसे जिस घर में ये लोग किराए पर रहा करते थे वो 3 मंजिला घर था। वो दूसरे फ्लोर पर रहा करते थे। पहली मंजिल वाले और तीसरी मंजिल वाले लोगों के अनुसार उन लोगों ने उस टाइम पर कोई आवाज नहीं सुनी थी, कोई भी आहट उन्हें सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा कि वो लुटेरे बहुत शातिर रहे होंगे। ये क्राइम सीन बेंगलोर जैसे शहर में सुबह 7 बजे के आसपास हुआ था। यहाँ पर न्यूज़पेपर में खबरें बहुत तेजी से छपने शुरू हो गई। लोगों तक ये क्राइम सीन की बात लगातार फैलती जा रही थी। लॉ एंड ऑर्डर पर भी यहाँ लगातार सवाल खड़े हो चुके थे। सतीश गुप्ता भी अपनी बीवी के अंतिम संस्कार के बाद होलीमऊ पुलिस स्टेशन के पास धरना देने के लिए बैठ चुका था कि जब तक पुलिस वाले मेरी बीवी के कातिलों को नहीं पकड़ेंगे ये यहीं पर ही धरने पर बैठा रहेगा। जब इसकी पत्नी को न्याय मिल जाएगा तभी इसकी पत्नी की आत्मा को शांति मिलेगी और तभी ये धरना प्रदर्शन सब बंद किया जाएगा। पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि घर पर जाओ, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेंगे। लेकिन सतीश यहाँ मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एक तरफ पुलिस वाले बिल्कुल अंधेरे में थे, कोई सुराग पुलिस वालों के हाथ नहीं लगा था, और दूसरी तरफ प्रियंका गुप्ता का पति सतीश गुप्ता ये भी धरने पर धरना देकर बैठा हुआ है। ये सारी चीजें मीडिया पर भी बहुत तेजी से फैल रही थी। न्यूज़पेपर में भी सब कुछ छप चुका था। लोगों की हमदर्दी सतीश से लगातार बढ़ती जा रही थी। पुलिस वाले ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि सतीश और प्रियंका के बीच का रिश्ता कैसा था, इनमें झगड़े होते थे, क्या ये लड़ाई झगड़े करते थे, पर पुलिस वालों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ तक कि दुश्मनी का भी कोई एंगल पुलिस वालों को नहीं मिल रहा था। प्रियंका के स्कूल से लेकर सतीश के इंफोसिस ऑफिस के एम्प्लॉयज से सबसे बातचीत की गई, लेकिन पुलिस वालों को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। दिन
दिन ऐसे ही धीरे धीरे गुजर रहा था। पुलिस वाले परेशान हो चुके थे। सतीश भी पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ चुका था। ये जो मर्डर हुआ था ये मंगलवार के दिन हुआ था। पुलिस वाले शुक्रवार यानी कि फ्राइडे की शाम को पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते हैं। बाहर सतीश बैठा हुआ है, इसका हाथ पकड़कर इसे धरने से उठाया जाता है और कहते हैं चलो तुम पुलिस स्टेशन के अंदर चलो। जो आदमी पिछले 3 दिनों से पुलिस वालों पर उंगलियां उठा रहा था, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसी आदमी को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर चले गए थे। पुलिस वालों ने उससे कहा कि हमें पता चल चुका है तुम्हारी बीवी का मर्डर किसने किया है। अभी तक जो भी पुलिस वालों को जो भी कुछ मिला था वो सब कुछ वो सतीश को बताते हैं। पुलिस वालों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, हर बारीकी की यहाँ जांच पड़ताल चल रही थी। पुलिस वालों को सतीश ने जो भी बयान दिए थे उसके आधार पर सारी चीजें सामने रखी गई। इसके अनुसार 10 अगस्त को सुबह के लिए गया हो, घर के नीचे ही थोड़ी दूरी पर ही ये जॉगिंग वाली जगह थी, ये वहीं पर था। सतीश के अनुसार जब ये घर पर आया तो दरवाजा लॉक्ड था। इसने घंटी बजाई, नॉक किया, बीवी को कॉल किया, लेकिन प्रियंका ने दरवाजा नहीं खोला। फिर ये घर की दूसरी चाबी लेने के लिए अपने इन्फोसिस के ऑफिस गया और वहां से ऑफिस से चाबी लेकर आया। बट यहाँ पर ऑफिस के अंदर जाने के लिए इन एम्प्लॉयज के पास एक कार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड उस कार्ड को चेक करता है। फिर बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर भी उस कार्ड को वहां पर पंच किया जाता है। बिल्डिंग में एंटर करने के बाद ऑफिस के अंदर भी कार्ड को पंच किया जाता है। ऐसे ही 2 से 3 बार कार्ड की जरूरत पड़ती है अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए। अब यहाँ पर एक इंसान जो जॉगिंग करने के लिए घर से निकला था, या तो वो अपना फोन लेकर जाएगा सिर्फ म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए, या फिर अपना पर्स ले जा सकता है, किसी चाय की टपरी पर जाकर वो आराम से चाय पी सके। अगर हम ये मान लें कि सतीश पर्स और मोबाइल फोन दोनों साथ लेकर गया था और इसके पर्स में वो ऑफिस आईडी कार्ड भी था, तो ऑफिस में पूछताछ करने पर और ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करने पर पुलिस वालों को यह मिला कि सतीश ऑफिस के अंदर गया ही नहीं था। ये बिल्डिंग के बाहर ही थोड़ी देर तक टहलता रहा और फिर वापस चला गया। सतीश के अनुसार इसने इन्फोसिस के ऑफिस के अंदर जाकर इसने ड्रॉर से चाबी निकाली थी। बट यहाँ पर सतीश का कार्ड सुबह पंच ही नहीं हुआ था, इसकी कोई भी एंट्री मौजूद नहीं थी। फिर सतीश को बिल्डिंग के बाहर ही चाबी कैसे मिल गई, उसे चाबी किसने दे दी? अब ये चाबी लेकर घर पर गया, दरवाजा खोला, इसने घर के अंदर एंटर हुआ। इसके बाद इसने 7:30 बजे के आसपास पुलिस वालों को कॉल किया। जब पुलिस वाले यहाँ पर आए तो उस टाइम पर घर में सतीश के अलावा कोई मौजूद नहीं था। पुलिस वालों के आने के बाद आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि सतीश के घर में कुछ तो गड़बड़ हुई है। पड़ोसियों के अनुसार उन्हें कोई शोर शराबा नहीं सुनाई दिया। अगर रद्दी वाला यहाँ पर आता तो सबके घर में जाता। पहले तो वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खटखटाता है, बट यहाँ पर वो सीधा गया 2nd फ्लोर पर, सतीश के घर। पड़ोसियों के अनुसार कोई भी बाहरी शख्स उस टाइम पर घर पर नहीं आया था। जब पुलिस वालों ने इन दोनों पति पत्नी की कॉल डिटेल्स निकलवाई तब इनकी लोकेशन भी चेक की गई। पता चला प्रियंका और सतीश दोनों के सेल फोन्स सेम टावर की रेंज में थे, यानी कि इनकी लोकेशन एक ही जगह की थी और वो था इनका घर। यानी कि घर से प्रियंका ने घर में ही रह रहे सतीश गुप्ता को कॉल करके कहा कि रद्दी वाला आया है और सतीश ने कहा दरवाजा मत खोलना, मैं आता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सतीश के दिए गए सारे बयान इसे ही शक के घेरे में लेकर आ चुके थे। पुलिस वाले भी ये चाहते थे सतीश पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठा रहे, कहीं ना जाए, क्योंकि इनका शक शुरू से ही सतीश गुप्ता के ऊपर था। घर में फोर्सफुली एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले थे। और तो और घर के अंदर से पुलिस वालों को एक जोड़ी ग्लव्स, जूते, एक बिना स्लीव्स वाली जैकेट और जैकेट के अंदर से एक सिगरेट के पैकेट या हम डिब्बी कह सकते हैं वो मिले। क्राइम सीन वाले दिन पुलिस वालों को यह पता चला सतीश के पैरों में मोच लगी है और ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर चल रहा है, यानी कि एक पैर में जब चोट लगती है जैसे हम लोग चलते हैं वैसे ही वो यहाँ पर चल रहा था। फिर भी इसने भारी भरकम जूते पहने हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला प्रियंका के गले को किसी रस्सी जैसी चीज से घोटा गया है, फिर उस पर चाकू चला दिया गया। पेट पर भी कुछ घाव के निशान मौजूद थे। इसके अलावा कहीं और चोट का निशान मौजूद नहीं था। अगर लुटेरे आए होते और प्रियंका विरोध करती तो शरीर के कई हिस्सों में चोट लगती, उसके नाखूनों में उन्हें खरोचे जाने के निशान जरूर मौजूद होते। ऐसा अक्सर हर क्राइम सीन में होता है। अगर कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती करेगा तो खरोचे जाने के निशान उसके उंगलियों के नाखून में जरूर कुछ ना कुछ हमें मिलता है, और ऐसा यहाँ कुछ नहीं मिला था। और घर से 2,10,000 रुपए कैश और 1,75,000 रुपए के गहने, ये सब गायब था। लेकिन जब पुलिस वाले सतीश के धरना प्रदर्शन के दौरान उसके घर जाकर चेकिंग करते हैं तो आसानी से ही एक जगह पर 30,000 रुपए कैश मिल जाते हैं। इसके अलावा जब प्रियंका की डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उस टाइम पर प्रियंका के शरीर से सोने की बाली, अंगूठी, गले में मंगलसूत्र जैसे वो कीमती गहने उस टाइम पर भी मौजूद थे। लुटेरों ने घर से पैसे और गहने लूटे, लेकिन वो 30,000 रुपए और प्रियंका के पहने हुए गहने क्यों नहीं लेकर गए, ये भी एक शक जा रहा था। और इन्हीं चीजों से
पुलिस वालों का शक सीधा सतीश के ऊपर आ चुका था। पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में बिठाकर सतीश को सारी चीजें बताई। सतीश तो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल था नहीं। पुलिस द्वारा उसके सामने रखे गए सारे सबूत, इन्हीं सबूतों की वजह से सतीश बिल्कुल टूट चुका था। उसने कहा प्रियंका का मर्डर इसी ने किया है, यानी कि एक पति ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। क्राइम कन्फेस कर लेने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में से उसे 8 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया। अब ये सवाल था कि सतीश ने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया। सतीश भी इसकी सारी वजहें खुद बताने लगा था। 2007 में सतीश गुप्ता की शादी प्रियंका अग्रवाल से होती है। ये एक अरेंज मैरिज थी और दोनों की शादी एक दूसरे की मर्जी से हुई थी। सतीश बेंगलोर का ही रहने वाला था और प्रियंका यूपी की रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश की। शादी के बाद से ये दिक्कतें आना शुरू हो चुकी थी। सारी चीजें सतीश ने पुलिस वालों को ऑन रिकॉर्ड बताई थी। शादी के बाद प्रियंका सतीश को उसके माता पिता से दूर करने लगी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सतीश गले में एक लॉकेट पहना करता था जिसमें उसके माता पिता की फोटोज थी। प्रियंका ने ये लॉकेट देखा और कहा कि तुम मेरी तस्वीर का लॉकेट पहनो, इस लॉकेट को तुम निकाल दो। प्रियंका घर में सिर्फ काम से काम रखा करती थी, बाकी किसी से उसे कोई मतलब नहीं होता था। शादी के 2 साल के अंदर ही प्रियंका ने अपने पति से कहा कि उसे इस घर में नहीं रहना, उसके माता पिता के साथ उसने नहीं रहना, हम कहीं और चलेंगे। लेकिन सतीश ये बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने अपने माता पिता से बात की। उन्होंने कहा जैसा तुम्हारी पत्नी चाहती है तुम वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मजबूरन सतीश को अपना घर छोड़कर होली माऊ आना पड़ा। ये एक किराए के घर में रहने लगे थे। कभी कभी सतीश अपने माता पिता से मिलने के लिए सुदामा नगर चला जाया करता था। प्रियंका ने इसे वहां जाने से भी मना कर दिया। सतीश के पिता का कोई बिजनेस था, इसी दौरान उन्हें कुछ नुकसान हो चुका था और बिजनेस को वापिस से ठीक करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है और ऐसे ही इन्हें भी जरूरत थी। तो प्रियंका ने सतीश को उन्हें पैसे देने से भी मना कर दिया था। ये सारी चीजें सतीश को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। प्रियंका हर रोज अपने माता पिता से खुद तो बात कर लिया करती थी, लेकिन वो सतीश के माता पिता से बात बिल्कुल नहीं करने देती थी। इसी में 2010 के अप्रैल मई के आसपास प्रियंका और सतीश ने एक जमीन खरीदी थी जहां ये खुद का घर बनवाने वाले थे। उस जमीन पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होना था। सभी लोग बहुत खुश थे। इसमें प्रियंका के परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार सभी लोग मौजूद थे। वहीं जब सतीश के माता पिता आए, जमीन की बाउंड्री पर ही प्रियंका गुप्ता ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और कहा ये मेरे पति और मेरी जमीन है, आप लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। इसके बाद सतीश के माता पिता वहां से चले गए। इस दौरान सतीश पूजा के कामों में बिजी था तो उसे इस बात का कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन पूजा संपन्न हो जाने के बाद इसे वहां पर जानने पहचानने वालों के जरिए ये बात पता चली थी। इसको ये बहुत दुख पहुंचा था ये बात सुनकर। इसने तब ये फैसला लिया ये प्रियंका को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये उसी दिन से ही सारी प्लानिंग शुरू कर देता है। 3 महीनों तक इसने प्लानिंग की। प्लान के अनुसार ये प्रियंका से बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहने लगा, उसे बहुत प्यार देने लगा, उसके साथ बहुत बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था। पहले जो अपने माता पिता की बेइज्जती की वजह से वो गुस्सा रहता था, अब ये उसे भूल चुका था। सबको ये लग रहा था कि अब सतीश और प्रियंका नई सिरे से जिंदगी शुरू कर रहे हैं। नई जमीन खरीदी, इसके बाद इन दोनों का प्यार और ज्यादा बढ़ चुका है। इसी में प्रियंका को आर्थराइटिस की बीमारी लग गई। इस बीमारी में जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। ये बहुत एक कॉमन बीमारी है। प्रियंका की माँ इसे केरला ले गई जहां आयुर्वेदिक से प्रियंका का इलाज शुरू हो चुका था। 1 से 1.5 महीने तक प्रियंका वहीं पर रहती है। सतीश उसको हर रोज कॉल करता था, 2 से 3 बार ये खुद केरला भी गया। ये सारी चीजें इसीलिए कल को अगर प्रियंका को कुछ हो तो सतीश पर बिल्कुल शक ना जाए। इलाज के बाद प्रियंका जब घर पर आई अगस्त के, तब शुरुआती हफ्ते में सतीश इसके लिए गिफ्ट लेकर आया। हर रोज की तरह जॉगिंग करने के लिए ये सुबह उठता है। सतीश ने अपनी पत्नी से सुबह कहा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। सतीश ने फिर प्रियंका की आंखों पर पट्टी लगा दी। वो उसे ड्राइंग रूम में लेके गया, उसे सोफे पर बिठाया और वो सोफा दीवार के सामने पहले से ही सतीश ने सेट कर रखा था। सोफे पर बिठाने के बाद इसने अपनी पत्नी की आंखों की पट्टी हटाई। सतीश ने सामने दीवार पर प्रियंका की और खुद की एक बड़ी सी फोटो लगा रखी थी। ये देखकर प्रियंका बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से सतीश स्पेशल तरीके से अपनी पत्नी को गिफ्ट्स देने लगा। 10 अगस्त तक इसने 2 बार प्रियंका को ऐसे ही गिफ्ट्स दिए। फिर इसने कहा कि ये तीसरे गिफ्ट का इंतजार करे। अब टाइम आया 10 अगस्त 2010 का। इसी तारीख को सुबह सुबह सतीश उठता है, प्रियंका को भी जगाता है। आज के दिन सतीश भी गिफ्ट लेकर आया था। प्रियंका भी बहुत एक्साइटेड थी कि उसे नया गिफ्ट मिलने वाला है। सतीश ने फिर इसकी आंखों पर पट्टी लगाई और उसे ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। सतीश ने कहा कि ये गिफ्ट ये तुम्हें पहनाएगा, लेकिन तुम इसे बिल्कुल भी टच मत करना। प्रियंका ने कहा ओके ठीक है। सतीश ने कहा मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है यार, अगर तुमने इस गिफ्ट को टच किया तो फिर देने का मतलब ही नहीं रहेगा। फिर प्रियंका ने यह कहा एक काम करो, तुम मेरे हाथों को बांध दो। सतीश ने पहले से ही सारा इंतजाम
कर रखा था, इसने नायलॉन की रस्सी से प्रियंका के दोनों हाथ सोफे के हैंडरेस्ट से बांध दिए और उसके बाद उसके पैर भी बांध दिए, ये कहकर कि वो खड़ी ना हो जाए। इसके बाद सतीश प्रियंका के गले में कुछ पहनाता है। प्रियंका समझ गई और कहा, मुझे पता है तुम मेरे लिए हीरे का हार लेकर आए होंगे। प्रियंका के लिए वो हीरे का हार था, लेकिन सतीश की नजरों में और असलियत में वो हार नहीं बल्कि नायलॉन की रस्सी का फंदा था। सतीश ने फंदा पहनाकर जोर से उसे कस दिया। हाथ पैर बंधे रहने के कारण प्रियंका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाई। कुछ देर में ही प्रियंका दम तोड़ चुकी थी। ये सारी चीजें सतीश ने ग्लव्स पहनकर की थी ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स न रह जाएं। ये थोड़ा कंफ्यूज था कि प्रियंका की मृत्यु हो चुकी है या फिर वो बेहोश है। सतीश पहले से ही चाकू खरीद कर लेकर आया हुआ था, वही चाकू इसने प्रियंका के गले पर चला दिया। फिर इसने सारे सबूतों को उस स्पॉट से हटाया। इसके बाद इसने अपनी पत्नी के फोन से खुद को कॉल किया। कुछ देर तक ये कॉल ऑन रही ताकि ये लगे कि उनमें बातचीत हो रही है। फिर ये अपना और अपनी बीवी का फोन लेकर घर से बाहर निकल गया जॉगिंग करने के लिए। ये अपने एक दोस्त के साथ जॉगिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर ये फंसे तो कोई ना कोई गवाही देने के लिए भी तो होना चाहिए कि ये इसके साथ था। 6:40 पर ये वापस से घर पर आया। ये दरवाजा चाबी से पहले ही लॉक कर दिया था और ये बाहर से ही लॉक्ड था। उसके बाद सतीश अपने पिता के घर, अपने पुश्तैनी घर जम्बू सावरी डीने पहुंच चुका था, जो वहां से करीब 4-5 किलोमीटर ही दूरी पर था। वहां से वो पैदल वहां पर गया और अपने पिता की गाड़ी लेकर वो इंफोसिस गया। इंफोसिस बिल्डिंग के बाहर वो थोड़ी देर ऐसे ही टहल रहा था और वैसे ही उसने वो गाड़ी उठाई और वापस से अपने घर गया। प्लान के अनुसार घटना के पहले सतीश ने शाम को ही चाबी ऑफिस से निकाल ली थी। ये तो सतीश की कहानी थी। अब प्रियंका के माता पिता की कहानी ये कहानी है। ये तो अब यहाँ पर सतीश की कहानी थी कि प्रियंका सतीश के माता पिता की इज्जत नहीं करती थी, उसे दूर कर दिया था और भूमि पूजन से उन्हें बेइज्जत करके भगा भी दिया था, इसीलिए बदला लिया। लेकिन प्रियंका के घर वालों का कहना यह था कि शादी के 2 महीनों के बाद ही सतीश और उसके घर वाले असली रंग में आ चुके थे। ये लोग प्रियंका को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। हर छोटी छोटी बात पर उसे डांटना, धमकाना, उस पर गुस्सा करना। अगर रोटी गोल नहीं बनती तो जरा सी अगर रोटी टेढ़ी हो जाए तो उसमें भी ये लोग गलत गलत प्रियंका को चीजें बोला करते थे। सतीश भी अपने माता पिता की तरफ ही रहा करता था। प्रियंका अकेले ही ये सारा कुछ झेल रही थी। बाद में ये रो रो कर अपने माता पिता को ये सारी चीजें बताती थी। प्रियंका के माता पिता प्रियंका को यही कहते थे कि अभी नई नई शादी हुई है, घर में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। शुरू में ये बहुत जरूरी होता है। हर रोज यहाँ प्रियंका घुट घुट कर जी रही थी। शादी को 1.5 से 2 साल हो चुके थे, अभी भी सब कुछ वैसे का वैसा ही था। हर रोज ससुराल वाले इसे ताने मारा करते थे। प्रियंका बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर इसके माता पिता ने प्रियंका को यह कहा कि ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरने वाले, तुम एक काम करो, तुम अपने पति से बात करो, उसे समझाओ और तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद जैसे तैसे प्रियंका ने सतीश गुप्ता को कन्विंस किया और उसे ये कहा कि हम कहीं और चलते हैं, हम वहीं रहेंगे। जनवरी 2010 के आसपास ये लोग अपने नए घर में आ चुके थे। यहाँ जिंदगी एकदम शांति से कट रही थी। सास ससुर की हरकतों से प्रियंका का दिल एकदम चूर चूर हो चुका था। अब उनके लिए प्रियंका के दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं बची थी। ये अब ये भी नहीं चाहती थी कि उनसे कोई रिश्ता भी रखा जाए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सतीश को ये शक था कि प्रियंका का उत्तर प्रदेश में कोई दोस्त है जिससे इसकी नजदीकियां हैं। वो सतीश भी किसी और से वैसे शादी करना चाहता था। सतीश ने अपनी पत्नी के प्रति प्यार जताने के लिए एक कार खरीदने की सोची, लेकिन प्रियंका मना कर देती है कि इसमें तुम पैसे खर्च मत करो, ये पैसे हम घर पर लगाएंगे। इसके बाद पहली बार सतीश ने प्रियंका की मां को कॉल किया और बताया कि ये कार खरीदना चाहता है, लेकिन प्रियंका मना कर रही है, उसे आप मनाइए। कत्ल से एक दिन पहले सतीश ने वो जो कार के लिए पैसे जुटाए थे 2,10,000 रुपए कैश और 1,75,000 रुपए के गहने घर से चोरी करके वो अपने माता पिता के घर छिपा कर आ चुका था। प्रियंका के घर वालों का ये कहना था कि साजिश में सतीश के साथ पूरा परिवार मिला हुआ है, ये सारे अपराधी हैं। लेकिन सतीश के माता पिता ने मना कर दिया। इन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो गहने और वो कैश यहाँ पर रखा हुआ है, जबकि सतीश की माँ हर वक्त अपने घर पर ही रहा करती थी। पुलिस वालों को सतीश के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल चुके थे, लेकिन उसके माता पिता के खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस वालों ने सिर्फ सतीश के ऊपर ही चार्जशीट फाइल की और उसे सेशन कोर्ट में सबमिट कर दिया था और इसके खिलाफ मुकदमा चलने लगा। इस क्राइम सीन के 7 साल के बाद यानी कि 28 जुलाई 2017 को सतीश को अपनी वाइफ प्रियंका के कत्ल करने और सबूत मिटाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हाई कोर्ट भी ये सजा बरकरार रखता है। वैसे सजा मिलने के बाद हर एक कैदी को अलग अलग काम दिए जाते हैं। सतीश को पढ़ाने का काम मिला। जो भी कैदी पढ़ना चाहते थे और डिग्री हासिल करना चाहते थे, सतीश उन्हें पढ़ाया करता था। सतीश के पढ़ाने की वजह से कई सारे कैदियों को डिग्रियां भी मिल चुकी हैं। इस बात को बेस बनाकर सतीश ने फिर हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई कि सजा को कम
कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे अपराध की कोई माफी नहीं है, लेकिन इसके 25,000 रुपए का जो फाइन है वो माफ कर दिया जाता है। सतीश आज भी जेल में कैद है और कैदियों को पढ़ा रहा है। तो ये थी पूरी कहानी सतीश गुप्ता और प्रियंका गुप्ता की, कि ऐसे ही एक पति और पत्नी बेमतलब ही उल्टे सीधे चक्रों में अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं। पत्नी मर चुकी है, पति पूरी जिंदगी भर जेल में कैद रहेगा और ऐसे ही जो नए नए कैदी आएंगे, जो भी पढ़ने के इच्छुक होंगे, वो उन्हें पढ़ाता रहेगा। तो ये है पूरी कहानी। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @tornado को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।